हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यूथ पावर एकेडमी ने यूपी पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अ, हमने अपनी मैगजीन्स लॉन्च की हैं। साथ ही साथ हमारा ये टारगेट है कि फरवरी से लेके अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको करा दिए जाए, उनका पूरा रिवीजन करा दिया जाए ताकि आपको आपके पेपर में हेल्प मिले। और हमने जो मैगजीन निकाली है उनकी 3 सीरीज है, हमारा पीडीएफ है, साथ ही साथ हमारा फटाफट मैगजीन है जो कि क्विक रिवीजन के लिए एंड टाइम में काफी इंपॉर्टेंट है। और अब चूंकि काफी कम समय बचा है आपके एग्जामिनेशन में, तो अगर आप ये फटाफट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली क्विज, करंट अफेयर से रिलेटेड और भी बाकी चीजें सारी दी जाती हैं, तो आप उसको ज्वाइन करिए चैनल को। उसमें डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी रहता है। और यूट्यूब की अगर हम बात करें तो हमने फरवरी और मार्च मंथ को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। फरवरी हमारा पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग मार्च के जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट मंथ को स्टार्ट कर लेंगे। तो मार्च की अगर हम बात कर लें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ चीजें हमारी अभी बाकी हैं। और जो भी पूरे मंथ में घटनाएं हुई उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो जैसे कि रायसीना डायलॉग हुआ 2025, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ फाइव आइज इंटेलिजेंस की मीटिंग हुई, ये क्या है। कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट हुए कमल खेरा। और बाकी इंडिया की जो जो टॉक्स हुई कंट्रीज के साथ, जैसे मॉरिशस के साथ, न्यूजीलैंड के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत हुई। इंडिया और बेल्जियम के कॉपरेशन के लिए बात हुई। रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस का लगाया गया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा पे गए, वहां बिम्स्टेक समिट को उन्होंने अटेंड किया। और स्टीव वॉ ने ज्वाइन किया सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड। फिर रिवाइवल ऑफ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव टॉक, ये क्या है इसको हम जान लेंगे। और M23 रेबल्स के बारे में हमने पहले भी बात की है, ये कॉन्गो का एक ग्रुप है। फिर मलेशिया का MH370, इसकी रिसर्च स्टार्ट की गई है। ये एक प्लेन था जो कि क्रैश हो चुका था। फिर इसके अलावा हूती कॉन्फ्लिक्ट, यूएस मिलिट्री कॉपरेशन, इजराइल का ऑपरेशन जो गाजा में चल रहा है, काफी टाइम से विवाद चल रहा है इजराइल का और फिलिस्तीन का। फिर ललित मोदी के पासपोर्ट का कैंसिलेशन से रिलेटेड एक न्यूज है। वनुआतू एक कंट्री है, वहां का इन्होंने जो है पासपोर्ट प्राप्त कर लिया था, तो उसको लेके भी काफी सारी चीजें हुई हैं। उसके अलावा अरब लीग का प्लान, ग्रीनलैंड की सोवरेनिटी का इश्यू आया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ विवादित बयान दिया है। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्लैश तोड़खाम पे। और जो भी ये सारी जो घटनाएं हुई हैं और इनमें जो भी इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जो रेलिवेंट है ज्यादा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो रायसीना डायलॉग 2025, और इसमें जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो मिलते हैं और डिस्कस होते हैं वहां पे काफी सारे इश्यूज। और इस बार का थीम था कालचक्र पीपल, पीस एंड प्लैनेट। और इसमें जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंट पार्टनरशिप है फाइव आई नेशंस के साथ, उस पर चर्चा हुई। रायसीना डायलॉग की बात करें तो ये शुरू हुआ 2016 में। और ये शांग्री ला डायलॉग के बाद एक प्रीमियर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के रूप में उभरा है। फाइव आई आईज अलायंस की बात कर लें तो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 बना और ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेनिश पार्टनरशिप है ग्लोबली। इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इनिशियली ये 1943 में ब्रूजा एग्रीमेंट के तौर पे बना था जिसमें ब्रिटेन और यूएसए का पार्टनरशिप था। फिर बाद में इसमें और भी कंट्रीज जुड़ती गई, जैसे इसमें बाद में कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टाइम टू टाइम इन्होंने
अपने आप को जोड़ेंगे। और इसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उस पे फोकस होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, साथ ही साथ सिग्नल इंटेलिजेंस की बात इसमें कही जाती है। तो ये 5 आइज क्या है, रैसेना डायलॉग, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कमल खेरा, इनको कनाडा का हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है और ये इंडिया बॉर्न है, न्यू दिल्ली के हैं जन्मे ये, और इंडियन बॉर्न कैनेडियन पॉलिटिशियन है। तो नाम आप इसको याद रखिएगा। फिर इंडिया का महासागर विजन, इसकी घोषणा हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के मॉरिशस यात्रा के दौरान। और ये एक इनिशिएटिव है, ये एक विजन है जिसके तहत जो भारत है वो बाकी जो कंट्रीज हैं इनके साथ एक जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको और पावरफुल बनाना चाहता है, ताकत देना चाहता है। तो सागर विजन था इंडिया का, 2015 में बना। इसमें जो है वो इसका फुल नेम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन। और महासागर ये इसी इनिशिएटिव के तर्ज पे बना है, और इसमें भी जो भारत है इसका उद्देश्य है कि पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चाइना और पाकिस्तान के बीच सबमरीन डील हुई है। चाइना ने अपना सेकंड हैंगॉर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को दिया है और इनके बीच ये 5 बिलियन यूएस डॉलर की डील हुई, जिससे कि जो पाकिस्तान है उसकी जो नेवल कैपेसिटीज हैं वो बढ़ी हैं। तो नाम याद रखिएगा, जैसे हैंगॉर क्लास सबमरीन है ये। और चाइना शुरू से ही पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, की पार्टनर रहा है, जो कि हमेशा इसको सपोर्ट करता है। फिर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड बात स्टार्ट हुई है, नेगोशिएशन स्टार्ट हुए हैं। और दोनों ही कंट्रीज के बीच जो है वो जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटाने के लिए बातचीत हो रही है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फिर गम अरेबिक, इसकी ट्रैफिकिंग हो रही है सूडान से। तो गम अरेबिक क्या है ये जान लेते हैं। ये एक नेचुरल सब्सटेंसेस है, पदार्थ है, जिसको कि अकेशिया ट्री होता है उससे निकाला जाता है। और इसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, स्टेबलाइजर के तौर पर, थिकनर के तौर पर। तो ये सूडान में काफी मात्रा में मिलता है। और यहाँ पे रेबल्स हैं, एक रीजन को पूरा कंट्रोल करते हैं, तो वहां से ये इसकी ट्रैफिकिंग करके इसको वेस्टर्न जो कंपनीज हैं वो अपने यहाँ लेके जाती हैं। तो ये आप जैसे कि गम अरेबिक क्या है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्रोडक्शन की बात करें हम तो कोर्डोफॉन है, ये एक वेस्टर्न सूडान का रीजन है जो कि गम अरेबिक प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दारफुर है, ये भी वेस्टर्न सूडान का एक रीजन है, और यहाँ से भी काफी मात्रा में गम अरेबिक का प्रोडक्शन जो है वो होता है। फिर यूएस के प्रेसिडेंट, इन्होंने मार्च से ही टैरिफ, जब से इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने टैरिफ से रिलेटेड बात करना स्टार्ट किया था। और इन्होंने लिबरेशन डे नाम दिया, और उसके तहत इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज पे जो है वो टैरिफ इम्पोज किए। उसके बाद धीरे धीरे कंट्रीज के साथ इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ। फिर बाद में इन्होंने 3 मंथ्स के लिए जो है वो टाइम दिया कंट्रीज को कि वो यूएस के साथ बात करें और एग्रीमेंट करें। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। और अभी के जो करंट सिचुएशन है उसमें इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे। और अभी इनके बीच भी बातचीत चल रही है और कोशिश ये है कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट कर लिया जाए। फिर इंडिया यूरोप रिजिलियंस फोरम ये लॉन्च हुआ, और इसका उद्देश्य है कोलैबोरेशन को बढ़ाना और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, ये एक थिंक टैंक है जो कि सिक्योरिटी और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से रिलेटेड चीजों को देखता है। तो ये जो भी इस तरह की ट्रीटीज होती हैं इनका उद्देश्य होता है कि जो भी चैलेंजेस हैं उनको पता करना, और जो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेट्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थ्रेट हैं, साइबर थ्रेट हैं, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज हैं, उनको देखने का काम। तो ये नया फोरम जो है वो इसको लॉन्च किया गया है।
फिर यूएस जापान मेमोरियल सर्विस। जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है इवो जीमा। और ये एक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था यूएस और जापान के बीच, तो यहाँ पे जो है वो काफी इस पर इम्पैक्ट हुआ था। तो जो भी वहां पे लोग किस टाइम पे जाने गई थी, तो उसको देखते हुए जो है वो मेमोरियल सर्विस वहां पे इनॉग्रेट किया गया है। और बैटल ऑफ इवो जिमा 1945, ये एक मेजर जो है वो माना जाता है बैटल पूरे वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो इसकी जो है वो यहाँ पे मेमोरियल सर्विस की स्टार्ट की गई है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका की यात्रा पे जाएंगे, और ये सिक्स बिम्स्टेक समिट को अटेंड इन्होंने किया, मतलब ये यात्रा हो चुकी है क्योंकि ये हम लोग बैक डेट का कर रहे हैं। और बिम्स्टेक समिट जो है वो थाईलैंड में हुई, और यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड और बाकी जो चीजें हैं उन पे बातचीत हुई। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में, और आ भी सकता है। इसका फुल फॉर्म भी आप जाने रहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो कंट्रीज हैं वो 7 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। और इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में, और इसका उद्देश्य था कि जो कॉपरेशन है बिटवीन द कंट्रीज उनको बढ़ाना। और यहाँ पे बिम्स्टेक की जो कंट्रीज हैं उनका नाम भी आप याद रखिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये जो बिम्स्टेक समिट होगी यहाँ पे, इसमें जो है वो अनु राधापुरा, ये एक प्रोजेक्ट है। इसको भी लॉन्च किया जाएगा। ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये बुद्धिस्ट लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो डेस्टिनेशन है। यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो जाते हैं। और यहाँ पे श्री महाबोधि अ, एक सैपलिंग है जिसका कि जो ओरिजिनल है वो बोधि ट्री है। वहां से ले आके इसको यहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा कि अनुराधापुर क्या है। ये एक हिस्टोरिक सिटी है श्रीलंका की, जो कि अपने एंशियंट बुद्धिस्ट साइट्स के लिए जो है वो जाना जाता है। फिर स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के पुराने कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट टीम के, और इन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया है सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड में। और इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टाइज हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, वेरियस सेक्टर्स में, जैसे बिजनेस, आर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट। तो इसमें जो टाइज हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इसको बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। फिर इंडिया ने जो है वो यूएस का एक रिपोर्ट है 2025, यूएस CIRF, इसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। और ये एक कांग्रेशनल बॉडी है जो कि मॉनिटर करती है कि ग्लोबली कितना रिलीजियस फ्रीडम है। तो इनकी रिपोर्ट में इंडिया को लेबल किया गया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो इसको लेके भारत ने आपत्ति जताई है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी जो फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम, उसका वायलेशन नहीं होता है। तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था कि इसको जो है वो इसके बारे में फिर से डिस्कशन स्टार्ट किया गया है। और ये एक क्रिटिकल एग्रीमेंट था ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर, और इसके तहत जो है वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के बारे में जो है वो बातचीत की गई थी। और इसका ये पूरा उद्देश्य था इस इनिशिएटिव का कि सेफ एक्सपोर्ट हो सके यूक्रेन से जो ग्रेन है अक्रॉस द ब्लैक सी, क्योंकि अभी वहां पे पूरा वॉर चल रही है यूएस और यूक्रेन के बीच में। तो इसी पे जो है वो चर्चा हो रही है कि फिर से इसको जो है रिवाइव किया जाए। फिर MH370, ये एक मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट थी, और ये डिसअपियर हो गई 2014 में, और इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो मलेशिया की जो गवर्नमेंट है उसने ओशन इन्फिनिटी के साथ जो है वो पार्टनरशिप की गई है, और फिर पूरी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसका नो फाइंड नो फी
एग्रीमेंट किया है इन्होंने, और इसको देखा जा रहा है कि कहाँ कहीं से भी इसका कुछ भी जो है रिमेन्स जो है वो मिल सके, ताकि पता चल सके कि कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कैसे ये विमान जो है वो गायब हुआ। तो ये काफी न्यूज में रहता है MH370। फिर तोरखाम बॉर्डर, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, और इसको ट्रेड के लिए फिर से जो है वो रीओपन कर दिया गया है, और यहाँ से पैदल भी लोग जो है वो जाते हैं। ये एक क्रिटिकल ट्रांजिट पॉइंट है ट्रेड और मूवमेंट के लिए बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये आप याद रखिएगा कि ये बॉर्डर कहाँ से रिलेटेड है, कौन सी कंट्रीज के बीच का ये बॉर्डर है। फिर एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड के बीच MOU साइन हुआ है, और दोनों कंट्रीज आपस में डायरेक्ट फ्लाइट्स को अ, बढ़ाना चाहती हैं, ताकि जो है वो पार्टनरशिप बढ़े। तो कोशिश है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2028 तक डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। और स्टार अलायंस की बात कही गई है। स्टार अलायंस की स्थापना हुई थी 1997 में। ये दुनिया का लार्जेस्ट एयरलाइन अलायंस है, जो कि ग्लोबल कनेक्टिव एक्सटेंसिव ग्लोबल कनेक्टिविटी ऑफर करने के लिए जाना जाता है। और एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड दोनों ही इनके साथ इनका पार्टनरशिप है। तो ये आप बस जाने रहिए। फिर यूएस ने यमन पे स्ट्राइक किया है, काफी सारे स्ट्राइक किए इन्होंने, और इन्होंने वहां पे रीजंस हैं, सदा और होदिया, इन पे जो है वो अटैक किया। ये माना जाता है कि हुतीज का ये एक स्पॉट है। हुतीज एक पॉलिटिकल और आर्म मूवमेंट है यमन में, और इसको अंसार अल्लाह भी कहा जाता है। और ये काफी सारे जो पार्ट हैं, इंक्लूडिंग वहां का जो कैपिटल है सना, उसको भी ये जो है वो कंट्रोल करते हैं। और यमन में 2014 से ही सिविल वॉर चल रहा है, और यहाँ पे जो हुती मूवमेंट है, जो हुती हुती ग्रुप है, वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जो है वो इसका लड़ाई चल रहा है। तो यहाँ पे जो यूएस है उसके द्वारा कई सारी स्ट्राइक्स की गई। फिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को लेके न्यूज आई है। वहां पे जफर एक्सप्रेस है, जिसको कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। और बलूचिस्तान की बात कर लें तो एरिया वाइज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है, और यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत अंडर डेवलप्ड है। और ये अपने डिस्टिंक्ट कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे इनका मानना है कि ये पाकिस्तान रूल का जो है वो 1948 से ही जो है ये विरोध करते आ रहे हैं, रजिस्ट इसको करते आ रहे हैं। तो इसको लेके भी काफी विवाद यहाँ पे चलता रहता है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये एक वहां का इम्पोर्टेंट ग्रुप है, जो कि जिसका मानना है कि इनको आजादी मिल सकती है आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू। फिर मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पे गए थे, और वहां पे जो है वो मॉरिशस के साथ 8 एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं, जिसमें कि कॉपरेशन बढ़ाना, ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, MSME सेक्टर्स, और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें जो नेशनल करेंसीज हैं उनके यूज से लेके इन सारी चीजों पे जो है वो एग्रीमेंट हुआ। और यहाँ पे मोदी जी को मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। और इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने काफी एफर्ट लगाए हैं भारत और मॉरिशस के रिलेशंस के सुधार के लिए। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार चूंकि कई सारी कंट्रीज की तरफ से प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिला है, तो कौन सी कंट्री का क्या अवार्ड है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ये आप नाम याद रखिएगा। फिर ईरान, चाइना और रशिया के साथ इनका जॉइंट नेवल ड्रिल हुआ मिडल ईस्ट में। और मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025, ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि इन तीनों कंट्रीज के बीच होती है, मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से इसको किया जाता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुआ। और
जो ईरान है उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके काफी टेंशन चल रहा है। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट जो है वो माना जा रहा है कि एक्सरसाइज जो है वो क्रिटिकल एक्सरसाइज है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। फिर भारत की तरफ से जो ललित मोदी हैं, इन्होंने काफी सारे इकोनॉमिक क्राइम में इनका नाम जुड़ा हुआ है और ये इंडिया से भाग चुके हैं। और इन्होंने वनुआतू की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली थी वहां के गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम के तहत। और फिर भारत के द्वारा इस पे जो है वो ऐतराज जताया गया। तो जो वनुआतू के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है जोथेम नेपेट, उन्होंने ललित मोदी का जो पासपोर्ट है उसको कैंसिल कर दिया गया उनके द्वारा। और चूंकि ये इंटरपोल के नजर में है, इंटरपोल जो है वो इसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फैसिलिटेट करता है क्रॉस बॉर्डर कि अगर किसी कंट्री में कोई व्यक्ति है जो कि किसी क्राइम से रिलेटेड है, उसका नाम जारी हुआ है, तो वो उसको सर्च करने में मदद करता है। तो इसके तहत जो है वो फिर इनका जो पासपोर्ट था उसको रद्द करवाया गया है भारत सरकार के द्वारा। और वनुआतू एक ऑपरेट करता है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जिसमें जो लोग हैं वो वहाँ का सिटीजनशिप ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं अगर वो वहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को बारबाडोस का नेशनल ऑनर दिया गया। और ये इनके कोविड-19 के टाइम पे इनका जो लीडरशिप था उसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड दिया है। और इसका नाम आप याद रखिए, द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। ये बारबाडोस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये भी आप अवार्ड का जो है उसपे इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेके विवाद किया था, जिसमें इन्होंने सजेस्ट किया था कि ये ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेंगे। तो ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ डेनमार्क के लीडर, इन्होंने इनकी जो थ्योरी है इसको रिजेक्ट किया कंप्लीटली। ग्रीनलैंड की अगर हम बात कर लें तो ये किंगडम ऑफ डेनमार्क में आता है, इसका खुद का गवर्नमेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट है। लेकिन ये अपने जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस है उनके लिए जो है वो डेनमार्क के साथ इसका पूरा पे रिलाई करता है। और ग्रीनलैंड का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा मिनरल रिच आइलैंड है आर्कटिक में। ये एक सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी है डेनमार्क की। तो इसका लोकेशन याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूज में है तो आ सकता है। फिर इंडिया और यूएस का कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात हो रही है बायलेटरल क्रिटिकल मिनरल्स पे। और इसके लिए इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि ट्रस्ट है, कॉम्पैक्ट है, इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। साथ ही साथ जो चाइना का डोमिनेंस है इस सेक्टर पे उसको काउंटर करने की बात जो है वो कही जा रही है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो ये काफी इसेंशियल है, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो रेन्यूएबल एनर्जी हो, डिफेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इनमें सब में इनका यूज होता है। और जो चाइना है इनका उस पे एक तरह का डोमिनेंस है। इंडिया की तरफ से इंडिया का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि फोकस करता है कि किस प्रकार से इनको एक्सप्लोर किया जाए और डेवलप किया जा सके। और इसी के लिए इन्होंने यूएस के साथ जो है वो ट्रस्ट एक इनिशिएटिव जो है वो इसको साइन किया है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिस्ट टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव। तो इनका पूरा उद्देश्य है कि क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। फिर यूएस और यूक्रेन के साथ मिनरल वेल्थ एग्रीमेंट हुआ है। प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूक्रेन के और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। और इस एग्रीमेंट के तहत यूएस को एक्सेस दिया गया है यूक्रेन के जो मिनरल वेल्थ है उसका। और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो 2023 से रशिया और यूक्रेन के बीच जो है वो फाइट चल रहा है। यूक्रेन में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिपॉजिट पाए जाते हैं मिनरल्स, ऑयल और नेचुरल गैस का। तो दोनों ही कंट्रीज ने जो है वो एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के तहत यूएस जो है वो यूक्रेन को वॉर में हेल्प प्रोवाइड करेगा। और एक रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाया गया है। ये एक जॉइंट फंड है जो कि यूएस और यूक्रेन के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाएगा। और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका वॉर में यूज किया जाएगा, साथ ही साथ यूक्रेन के रीडेवलपमेंट में यूज किया जाएगा। फिर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए और नाम याद रखिए, इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्जन। 5 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए और दोनों ही जो कंट्रीज हैं उनपे बायलेटरल एग्रीमेंट हुए काफी सारे।
और साथ ही साथ जो रिलेशंस हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए जो है वो बातचीत जो है वो की गई, ताकि दोनों ही जो कंट्रीज हैं उनके बाद जो संबंध है उनको और मजबूत किया जा सके। फिर इंडियन हाई कमीशन ने कोलंबो में डिस्ट्रीब्यूट किया सिंगला ट्रांसलेटेड जातक टेल। ये कॉमिक बुक्स है जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई है बुद्धिस्ट टीचिंग को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ दोनों कंट्रीज के बीच जो टाइज है उनको बढ़ावा देने के लिए। जातक टेल्स ये बुद्धा के प्रीवियस लाइफ के बारे में कहानियां हैं, जिस और इसमें जो है वो मॉरल लेसन्स के थ्रू जो है वो पढ़ाने का काम किया जाता है। फिर आईएनएस कुथार ये कोलंबो के विजिट पे गया, 3 दिवसीय। और ये खुकरी क्लास कॉर्बेट है इंडियन नेवी का, और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए, और ये तरह तरह के वेपन्स और सेंसर से जो है वो इक्विप्ड है, और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कोस्टल डिफेंस में और मैरीटाइम सर्विलियंस में। और इंडिया जो है अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो है जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ कॉपरेशन को बढ़ा रहा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी सब चीज में, और ताकि जो है वो जो रिलेशंस हैं इनके साथ बेहतर बन सके और भारत की स्थिति मजबूत हो सके। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सारे मार्च के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी मैगजीन्स मिल सकें।